हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, हमें ये पढ़ना है तो यहाँ पर कुछ नोट्स दिखेंगे, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, कैसे इंडियन पॉलिटी काम करती है। तो आते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी में कि इंडियन पॉलिटी क्या है। तो इंडियन पॉलिटी बोले तो क्या है भाई, भारत की राज व्यवस्था। ठीक है, बोले तो क्या है भाई, भारत की राज व्यवस्था। अब राज व्यवस्था का मतलब क्या है, यहाँ पर आएगी गवर्नमेंट कैसे काम करती है उसके रिगार्डिंग। ठीक, तो हम आते हैं पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी में। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे काम होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कि कैसे हमें पॉलिटी पढ़नी है, उसके पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं ये पता होंगी, तो जब आगे वाले फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें कैसे रिलेट हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर विचारधाराएं आएंगी, थोड़ी बहुत फिलॉसफी आएगी, थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए कि कैसे काम करती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर काम आएगा। सरकारें कैसे काम, उनकी प्रणालियाँ क्या होती हैं, उस पर काम आएगा। तो हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेने, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, अगर बोले तो राज्य। ठीक है, स्टेट इंग्लिश में अ नेशन और टेरिटरी, नेशन और टेरिटरी कंसीडर्ड एज ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी अंडर वन गवर्नमेंट। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक नेशन है, जैसे इंडिया को मान लीजिए आप एक नेशन। अब इंडिया की अपनी एक बाउंड्री है, टेरिटरी है, उसकी कंसीडर करता है, उसमें कुछ ऑर्गेनाइज का मतलब समूह में लोग आकर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी की। ठीक है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, राज्य की व्यवस्थाएं हैं, राज्य कैसे करेगा कोई किसी के ऊपर, एक गवर्नमेंट के अंडर में, उसको हम लोग स्टेट कहते हैं। अभी स्टेट की डेफिनेशन यहाँ खत्म नहीं होती, स्टेट बहुत बड़ा डेफिनेशन है। कैन बी यूज्ड एज इंटरचेंजेबली विद कंट्री। हम लोग स्टेट को किस तरीके से काम करते हैं, कंट्री के हिसाब से। तो अगर कहीं राज्य लिखा हुआ मिला तो हम लोग राज्य का तात्पर्य समझते हैं किस चीज से भाई, जैसे मान लीजिए यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, हम लोग इससे समझते हैं कि ये राज्य है। मगर पॉलिटी में राज्य केवल राज्य नहीं है, पूरे देश को भी राज्य कहा जाता है। ये पॉलिटिकल साइंस है, तो हम समझेंगे कैसे कैसे आता है। तो क्या कह रहा है, राज्य क्या है, राज्य व्यवस्था से जुड़ी प्राथमिक एवं अमूर्त अवधारणा है। राज्य क्या है भाई, एक प्रकार की प्राइमरी, क्या है, प्राइमरी एंड इनटेंजिबल अवधारणा है। दिखती नहीं है कि राज्य है, हमें थोड़ी दिख रहा है कि भाई हम यूपी में खड़े हैं और हमें दिख रहा है कि यूपी कैसा है, नहीं, बट हम यहाँ पर है, एक इंटेंजिबल फॉर्म है इसका। मगर ये प्राइमरी स्टेट है कि हम एक राज्य में हैं। ठीक है, अब इंडिया भी एक प्रकार का राज्य है, ये भी एक क्या है, हमें पूरा बाउंड्री थोड़ी देखने जाते हैं एक बार में, दिखेगा ही नहीं। तो बोले तो सीधा का सीधा कि भैया एक प्राइमरी और इनटेंजिबल फॉर्म है उसकी। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे। भारत सरकार, राज्य सरकारें, न्यायपालिका मतलब क्या भाई, जुडिशियरी, किसके बारे में बात करेंगे, जुडिशियरी, जहां पर लॉ वगैरह देखा, कानून जहां पर देखा जाता है, विधायिका, ठीक है, नौकरशाही से जुड़े अधिकारी आदि की समग्र संरचना ही राज्य है। ठीक है, जब ये सब कुछ मिल जाता है एक राज्य में, ठीक है, इंडिया है ये, मान लो इंडिया है, अब इंडिया में एक गवर्नमेंट होगी, ठीक है, कुछ लोग होंगे, ठीक है, वहां पर आपको कानून बनाने का अधिकार होगा, साथ ही साथ वहां पर ब्यूरोक्रेसी होगी, ब्यूरोक्रेसी इन द सेंस कि वहां पर नौकरशाह लोग होंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक राज्य का दर्जा देंगे। अब आते हैं राज्य और राज्य के तत्व में। राज्य समझ में आ गया है क्या है, राज्य का मतलब क्या है, एक प्रकार की प्राथमिक और अमूर्त अवधारणा है राज्य कहलाने की। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में। क्या चीजें हो तो हमारा राज्य बनेगा। ठीक है, क्या क्या तत्व होने चाहिए एक राज्य को बनने में। ठीक है, हम लोग अगर इंडिया को इंडिया कह रहे हैं और कह रहे हैं कि एक प्रकार का राज्य है, तो इसके पीछे क्या धारणाएं हैं, क्या तत्व हैं जिसके आधार पर यह होता है। तो पहला क्या है, वहां पर क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब जनसंख्या कम है ज्यादा है, उससे मतलब अभी फिलहाल के टाइम, मतलब मॉडर्न टाइम में तो कोई कंटेक्स नहीं है भाई, कितनी भी कम संख्या है या ज्यादा जनसंख्या, उससे मतलब नहीं है, बट वहां पर पॉपुलेशन है, वहां पर राज करने के लिए गवर्नमेंट चाहिए होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड, क्या बोलता है, गवर्नमेंट। अब ये जो जनसंख्या है, इनको मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सरकार। और सरकार कैसे करेगी भाई, चुन कर आती है सरकार। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग अपने हिसाब से सरकार बना लेते हैं, वो बात की बात है, बट अभी हम समझेंगे कुछ लोग चुनकर सरकार भेज देते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, और पॉपुलेशन में से ही कुछ लोग सरकार चला रहे होते हैं। फिर आता है थर्ड, टेरिटरी।
टेरिटरी का मतलब भूभाग। आप कहाँ पर राज्य करेंगे? मान लीजिए ये एक देश है, ये बगल में एक देश है, ये बगल में एक देश है, आप अपनी इस बाउंड्री के बीच में, इस बाउंड्री, जो बाउंड्री आपको बना दी गई है, आप इसी बाउंड्री के भीतर ही तो क्या करेंगे भाई? अपने राज्य को चलाएंगे ना। अब आप पड़ोसी के घर में जाके तो नहीं इंटरफियर करने वाले हैं। जैसे आपका एक घर है, पड़ोसी का अलग घर है, तो वो टेरिटरी है, आपकी टेरिटरी आपके दरवाजे तक है भाई, बगल वाले में नहीं है। तो एक भूभाग पर क्या होती है? जनसंख्या रहती है। भूभाग पे क्या रहती है? जनसंख्या। और उसको ऑपरेट कौन करता है? उस भूभाग के जो जनसंख्या, उनको कौन ऑपरेट कर रही है? यहाँ पर बोले तो सरकार ऑपरेट करती है, ठीक है। मगर सरकार के पास अधिकार होते हैं। क्या होते हैं सरकार के पास? अधिकार, ठीक है। क्या होते हैं? अधिकार। अब अधिकार बोले तो क्या? राइट्स, ठीक है। अधिकार का मतलब सोवर्जिनिटी, संप्रभुता, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं। इंडिया, ठीक है, इंडिया, ये इंडिया है, ठीक है, और इंडिया आज़ाद हुआ था 1947। मगर क्या इंडिया 1947 से पहले नहीं था? नहीं था। बट 1947 के बाद इंडिया के पास फुल फ्रीडम आई कि वो अपने देश की जनता के लिए, अपने लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के जरिए क्या बना सकती है? यहाँ पर अपने लिए लॉ बना सकती है, अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर सकती है। अगर वो लॉ बोले तो क्या? अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर सकती है, मतलब अपने लिए कोई भी चीज़ सोच सकती है, कोई भी निर्णय ले सकती है। हिंदी में कहने का मतलब क्या है भाई? क्या ले सकती है? निर्णय ले सकती है अपने लिए, अपने देश के लिए। हमारा आंतरिक मामला है ये कह के अपना निर्णय ले सकती है, ठीक है। हम किसी में दखलंदाजी नहीं करने जा रहे, बट हमारे यहाँ पर। मगर 1947 से पहले की बात करें, 1947 में जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तब इंडिया पे किसका कब्जा था भाई? ब्रिटेन का कब्जा था, ठीक है। ब्रिटेन हुकूमत कर रहा था इंडिया के ऊपर। क्या तब सरकार नहीं थी, मगर जो सरकार थी उसको क्या कहते थे हम लोग? ब्रिटिश क्राउन कहते थे। वो ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट थी, वो ऑपरेट कर रही थी यहाँ पर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट नहीं ऑपरेट कर रही थी, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही थी। तो इंडिया के लोगों के पास, इंडिया के पॉपुलेशन के पास अपने लिए डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी यार, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी, राइट्स नहीं थे, अधिकार नहीं थे। तो ये बात यहां पर आती। तो सोवर्जिनिटी समझ में आया आपको क्या होता है? कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? मान लो कोई जगह है जहां पर एक भूभाग भी है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? भूभाग भी है, वहां पर जनसंख्या भी है और वहां पर गवर्नमेंट है, बट वो जनसंख्या या गवर्नमेंट वहां पर आज़ादी नहीं देता कि आप अपने लिए कोई डिसीजन ले सके, अपने लिए कोई निर्णय ले सकें, तो वो राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वो राज्य कह रहा है एक प्रकार से, बट वो राज्य हमारे लिए नहीं है। बट यहाँ पर क्या है? सोवर्जिनिटी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? क्योंकि जब संप्रभुता होगी तभी आप अपने लिए, अपने लोगों के लिए डिसीजन ले पाएंगे। और हमें कब प्राप्त हुआ? 1947 के आज़ादी के बाद, ठीक है। ठीक, उससे पहले कुछ अधिकार थे, बट वो और डिफाइन करेंगे हम लोग। बट आज़ादी के बाद हमारे पास पूर्ण अधिकार आया है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ मेजर गवर्नेंस सिस्टम में, ठीक है। आपको समझ में आया स्टेट क्या है, स्टेट के तत्व क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तत्व सोवर्जिनिटी है, ठीक है। तो अब उसके बाद आते हैं हम लोग किसमें? मेजर गवर्नेंस सिस्टम। गवर्नेंस का मतलब क्या है भाई? शासन प्रणालियां। सिस्टम मतलब प्रणालियां, मेजर का मतलब प्रमुख, ठीक है। क्या क्या गवर्नेंस, शासन करने की क्या क्या प्रणालियां हैं? तो कहने का मतलब है डिफरेंट कंट्रीज में, अलग अलग देशों में। अब दुनिया में भाई अगर मान के चलें तो हमारे पास दुनिया में 195 देश हैं, ठीक है। अब सर आप कहेंगे कि सर 195 देश आप कैसे कह रहे हैं? 195 कंट्रीज कंटेक्स्ट में है, या प्लस कुछ कंट्रियां होंगी, मगर 195 एग्जैक्टली है। इसलिए क्योंकि ये इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड के अंदर। क्या किया जाता है? रिकॉग्नाइज किया जाता है दूसरे देशों के द्वारा। जैसे हमारा पड़ोसी देश है तिब्बत, ठीक है, एक कंट्री है इजराइल, ठीक है, इनको ले लीजिए, और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं। इन्हें बाकी कंट्रियां रिकॉग्नाइज नहीं करती, कुछ कंट्रियां रिकॉग्नाइज करती हैं। तो जो कंट्रियां इन्हें रिकॉग्नाइज करती है वो इन्हें स्टेट का दर्जा देती हैं, या कह लीजिए कि इन्हें मानती हैं कि ये एक प्रकार के देश हैं, राज्य हैं, ठीक है। बट इन देशों को बाकी लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें वो देश नहीं मानते हैं। तो ये कंट्रीज अलग अलग प्रकार की अलग अलग गवर्नेंस या अलग अलग शासन की प्रणालियां अपनाते हैं, ठीक है। अब हर देश अलग अलग तरीके का है। हमने पढ़े कई तरीके के सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट होता है, सोशलिस्ट होता है, मिक्स्ड होता है, ठीक है। कई विचारधाराएं चलती हैं, तो उनके आधार पर भी विचार इन्फ्लुएंस होते हैं कि शासन कैसे करना है। बट शासन कहे तो कंट्रीज गवर्नेंस डिफर ऑन सोशल,
वहाँ के सामाजिक आधार पर, ठीक है, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, ठीक है, आर्थिक आधार पर, ठीक, पॉलिटिकल आधार पर, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि उनकी यहाँ पर जो उनकी विचारधारा है पॉलिटिक्स को लेके, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा कि पॉलिटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, और एक है डेमोग्राफिक, मतलब वहाँ की जो रीजन है, वहाँ पे कैसे प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ का कैसा एरिया है, ठीक है, भूभाग कह लीजिए आप, तो उसके आधार पर हम लोग क्या कहेंगे, डेमोग्राफिक कहेंगे, कि इसके आधार पर भी कंट्री की शासन प्रणालियाँ अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर जो पहला पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है, तो कुछ डिफरेंशिएशन देख लेते हैं हम लोग कि किस प्रकार की शासन प्रणालियां हैं जो अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक। तो पहला आते हैं हम लोग क्या, ए में, शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, या कह लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स, ठीक है, कि कैसे जो लोग हैं, मोस्ट लोग, मान लीजिए यहाँ पर 100 लोग हैं, 100 में से अगर 51 के ऊपर है तो ये मेजॉरिटी टर्म हो जाता है, 99 तक है तो भी ये मेजॉरिटी होगा, मेजॉरिटी ही होगा, मगर मान लीजिए आप 100 के 100 कहना चाहते हैं तो 100 मेजॉरिटी नहीं होती है, 100 मतलब संपूर्ण एक ही तरफ चले गए हैं, वहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर मेजॉरिटी जहाँ होगी वहाँ पर कुछ माइनॉरिटी भी होगी जो उस विचार में कम होंगे, एक कुछ ज़्यादा होंगे, तो ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट है कि शासक समूह में शामिल व्यक्ति कितने हैं, व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। तो यहां पर हम देखते हैं पहला क्या लिखा है, मोनार्की, ठीक है। मोनार्की का मतलब कह लीजिए आप राजतंत्र, मोनार्की कुछ जगह पर इस टर्म को इस्तेमाल किया जाता है राजतंत्र से, ठीक है, मगर कुछ जगह इसी वर्ड को डिक्टेटरशिप में, मतलब तानाशाही के रूप में भी देखा जाता है, कि जो संख्या है पसंद करने वालों की, जो संख्या है समाज में शासन प्रणाली वाले, वो सारे के सारे एक ही व्यक्ति को या एक ही लोग को मान रहे हैं। तो मोनार्की का सिस्टम समझ लेते हैं राजतंत्र। राज का मतलब क्या होता है, एक राज्य। अब राज्य में कौन चलता है भाई, राजा। राजा जो कह दिया वही शाश्वत सत्य है और सारे अधिकार राजा के पास है, कानून बनाने से लेके कानून तोड़ने तक के, ठीक है। चाहे राजा किसी को भी माफ करे, किसी को भी कहते हैं ना फांसी टांग दे, तो वो राजा का अपना सिस्टम है। ये मोनार्की सिस्टम है जहां पर राजतंत्र चलता है, ठीक है। और ये भाई जानते हैं आप कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट होती रहती है, मगर डिक्टेटरशिप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। कई कारण है इसके, जैसे अगर आप बात करें नॉर्थ कोरिया की तो वहाँ डिक्टेटरशिप है, तानाशाही प्रकार है, तो वो अलग तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो आपको मोनार्की समझ में आया क्या होता है। जहाँ पर मैं अगर मोनार्की कहता हूँ तो सीधा समझिए राजतंत्र, डिक्टेटरशिप कहता हूँ तो मतलब तानाशाही। दोनों का कंटेक्स्ट एक ही है कि यहाँ पर मेजॉरिटी लोग एक ही व्यक्ति की पीछे लगे हुए हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं, तो मोनार्की और डिक्टेटरशिप होती है। तो क्योंकि यहाँ पर हम शामिल व्यक्तियों के हिसाब से देख रहे हैं, तो वो जैसे हिटलर नाजी जर्मनी में, ठीक है, मुसोलिनी इटली में। आप जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दोनों के रोल समझ में आएंगे। फिर ईदी अमीन एक व्यक्ति था युगांडा का, उसने भी यही काम किया था, ठीक है। अब वहां भी इसको भी पढ़ सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हैं थोड़ा बहुत कि वहां पर डिक्टेटरशिप है। और अगर मैं मोनार्की का एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन एग्जाम्पल दूं तो वो कौन सा है, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। अंग्रेज लोग जब आए थे, क्वीन एलिजाबेथ जो है उनके पास जो भी क्राउन है, सारे अधिकार उनके पास है, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो मोनार्की सिस्टम है। बहुत सारे मोनार्की सिस्टम दुनिया में हुए हैं, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें तो बस केवल नॉर्मल सी चीजें पढ़नी है क्या होता है। फिर आते हैं ओलिगार्की, ठीक है। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, यहां पर समूह में बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे छोटी छोटी स्मॉलर पार्टियां हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ इन्हीं पार्टियों को लेके, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ बीजेपी है और भी छोटी छोटी लोकल बॉडी पार्टियां हैं, यहाँ पर उनके कोएलिशन से जब कोई तंत्र बनता है या शासन प्रणाली बनती है तो उसको हम लोग ओलिगार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिगार्की। अल्पतंत्र या गुटतंत्र, समझ में आ रहा है, अल्पतंत्र या गुटतंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसका कौन सा है, हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है, इंडिया। समझ में आया। ओलिगार्की का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल्स या लोगों के समूह, अलग अलग समूह हो सकते हैं, वो मिलकर भी शासन प्रणाली बना, उन्हें ओलिगार्की कहते हैं या अल्पतंत्र कहते हैं। अब डेमोक्रेसी आपको पता है, लोकतंत्र, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे होंगे, आई थिंक कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे होंगे डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या होता है।
लोकतंत्र की बात बोले तो लोकतंत्र का सीधा मतलब क्या है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी हुई सरकार को हम लोग क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। ठीक है, लोगों से चुनते हैं, लोग चुनते हैं, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, लोगों के लिए चुनी हुई सरकार होती है, इसलिए डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल्स इन एंड क्या कहते हैं शासन को, क्या गवर्नेंस में, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। इतना समझ में आया, एक पॉइंट क्लियर हुआ। शासन व्यक्तियों के ऑन बेसिस ऑफ मेजॉरिटी या शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। फिर आता है सेकंड पॉइंट, क्या है भाई, हम इसे देख लेते हैं। कह रहा है कि शासन की वैधता, वैधता का मतलब क्या है, ऑथेंटिसिटी, कि जो शासन है वो वैध स्रोत के द्वारा हो रहा है या नहीं हो रहा। कि कोई भी व्यक्ति जब शासन करने आता है उसके पीछे कुछ विचार होते हैं जिससे वो शासन करता है। ठीक है, उसके कुछ विचार होंगे कि नहीं मेरी सत्ता में इस प्रकार के शासन की कार्यवाही होगी या मैं किस तरीके से शासन को चलाऊंगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र। अब धर्मतंत्र का मतलब क्या है, यहां पर धर्म आपको राजनीति को सत्ता मार्ग दिखाएगा। ठीक है, धर्म बताएगा या धर्म की किताबों के जरिए राजनीति या सत्ता को प्रणालित किया जाएगा या कह लीजिए शासन चलाया जाएगा। ठीक है, हम लोग इसे कहते हैं ना, पुराने जमाने में होता था कि धर्म के ग्रंथों के हिसाब से शासन होता था, आज भी होता है बहुत सारी कंट्रीज में, तो वो थियोक्रेसी कहलाती है। इंग्लिश में भी जान लीजिए, धार्मिक ग्रंथ के आधार पर, और यहाँ पर जो नेता होते हैं, जो शामिल होते हैं, शासन करने के लिए शामिल होते हैं, ज्यादातर कौन से होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं। ठीक है, फिर जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं तिब्बत में, वेटिकन सिटी में, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है थियोक्रेसी का ईरान। आप इसमें सऊदी अरेबिया को भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे शरिया लॉ चलता है, उन्होंने थोड़ा ढील दी है, बट हम मान लेंगे कि शरिया लॉ धर्मतंत्र के हिसाब से ही चल रहा है, धर्म ही के हिसाब से ही हम लोग वहां पर चलाते हैं, धर्म ग्रंथ के आधार पर वहां पर लॉ बनाए जाते हैं, वहां पर शासन किया जाता है। मतलब शासन का मतलब क्या है, एक एरिया है, यहाँ पॉपुलेशन है, यहाँ पर सरकार जो चुनी जाएगी वो कैसे शासन करेगी, ये उस चीज के आधार पर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। फिर बी पॉइंट क्या है भाई, मोनार्की। अभी हम ऊपर पढ़ कर आए, मोनार्की इज अ राजतंत्र, वही बताया, ब्रिटिश क्राउन ले लीजिए, बहुत सारे डच क्राउन भी, बहुत सारे लोग जहां पर राजा का राज होता है वो मोनार्की कहलाती है। एरिस्टोक्रेसी, इसको टर्म याद रखिएगा, कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र। कुलीन का मतलब क्या होता है, पहले कुलीन सभ्यता, कुलीन जात के लोग होते थे, कौन से, जिन्हें हम लोग आजकल महाजन टाइप बोलते हैं ना, तो ये कुलीन तंत्र में आते थे। एरिस्टोक्रेट्स होते थे समाज में, ये वो लोग हैं एरिस्टोक्रेट्स जिनके पास बहुत सारा पैसा या बहुत सारी फार्म लैंड होती थी, मतलब जगह जहां पर ये खेती करते थे, बहुत बड़े लैंड्स होते थे, इनके यहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे, उनको किसानी खेती करने के लिए देते थे और इनसे बहुत सारा पैसा ले लेते थे। आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा कुलीन तंत्र वगैरह भी। ठीक है, अभिजात तंत्र कहाँ चलता था पहले, ये एंशिएंट ग्रीस में। ठीक है, कि जो सत्ताधारी लोग हैं या सत्ता में शामिल लोग हैं, जो शासन करना चाहते हैं, वो पहले से ही अमीर लोग हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे पर अपने पैसे के दम पर सत्ता में आते जा रहे हैं, ये एरिस्टोक्रेट लोग हैं। ठीक है, एंशिएंट ग्रीस इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। फिर आता है डेमोक्रेसी, क्योंकि वैधता है, ऑथेंटिसिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि ग्रीस में सबसे पहले डेमोक्रेसी आई थी और सबसे पहले ग्रीस में ही डेमोक्रेसी का विरोध हुआ था। इसके लिए आपको सोक्रेटिस, प्लेटो, इन सब के बारे में पढ़ना होगा, बहुत बढ़िया लंबा चौड़ा है उसमें हम पढ़ाने के लिए, बट अगली किसी क्लास में देख लेंगे हम लोग। तो आपको डेमोक्रेसी समझ में आ गया। अब आते हैं शासन प्रणाली के क्या, संविधान संबद्ध प्रणाली। यहां का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन या कह लीजिए संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का मतलब क्या है कि एक ऐसी किताब जहां पर रूल ऑफ लॉ लिखा होगा। क्या लिखा होगा बेटा, रूल ऑफ लॉ। इसको स्टार कर लीजिएगा क्योंकि मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून के हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो एक किताब में सारे कानून लिख दिए जाएंगे, समय के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट किए जाएंगे, बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर कुछ न्यायपालिका और कार्यपालिका होगी, वहां पर अपने आप से डिसीजन लिए जाएंगे, देखते हैं। तो यहां पर एक क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक क्या है नॉन कॉन्स्टिट्यूशन संविधानवाद, दूसरा क्या है गैर संविधानवाद। ठीक है, बहुत सिंपल है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है, जहां पर संविधान के हिसाब से चीजें चलती हैं, और एक संविधान का मतलब क्या है गैर संविधानवाद, जहां पर संविधान है ही नहीं या चलता ही नहीं उस हिसाब से। तो अगर हम लोग संविधान की बात करें तो दो प्रकार के संविधान हो सकते हैं, एक होता है रिजिड, एक क्या हो सकता है भाई फ्लेक्सिबल। ठीक है,
समझ में आ रहा है? जैसे इंडिया का जो संविधान है वो रिटन फॉर्म में है, वो रिजिड फॉर्म के अंदर आता है, बट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी गई है कि भैया देखो, या क्या लचीला कि अमेंडमेंट कर सकते हैं समय के हिसाब से, ठीक है। बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन का मतलब क्या है? लिखा हुआ है सब कुछ कि अगर आपने ये कर्म किया या ये किया या ये किया तो आपको ये सजाएं हो सकती हैं, ये धारा लगेगी। तो ये रिटन फॉर्म में है, रिजिड हो गया एक प्रकार का। फ्लेक्सिबल जैसे यूके का, ठीक है, यूके में एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और समय के हिसाब से उनको लगता है कि इवैल्यूएशन इस समय के हिसाब से गलत कर दिया तो फिर आपका वो संविधान फ्लेक्सिबल संविधान में आ गया, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल का इन द सेंस समझ लो कि जैसे हमने पड़ोसी का सर फोड़ दिया, ठीक है। अब हमने पड़ोसी का सर फोड़ दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमारे को जेल होगी, पुलिस आएगी, सब कुछ करेगा। तो हमारे संविधान में लिखा है कि भाई पड़ोसी को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको भी नुकसान होगा। मगर मैं पड़ोसी को सर नहीं फोड़ रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने घर में तेज वॉल्यूम स्पीकर पे आवाज मतलब वॉल्यूम बजा रहा हूँ, ठीक है, जिससे पड़ोसी को दिक्कत हो रही है। तो अब पड़ोसी जाके भी क्या बोलेगा, पुलिस आएगी भी तो क्या कहेगी, भैया आवाज कम कर लीजिए, ठीक है। बट ये कहीं संविधान में लिखा नहीं है कि तेज आवाज होने की वजह से इनको जेल डाल दिया जाए, ऐसा तो है नहीं। तो फिर आपको जेल नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो संविधान में लिखा ही नहीं है, कानून में ही नहीं लिखा, वो तो हम खुलेआम करते हैं। जैसे कहीं पर भी सड़क पर, आप समझ रहे हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। फ्लेक्सिबल इन द नेचर। अब यूके में आपके घर में स्पीकर बज रहा है, आपकी बर्थडे पार्टी, आंटी पुलिस बुला लेगी, स्पीकर बजा, आपको बुलाया उन्होंने पुलिस को, अब आपको जेल हो सकती है, क्योंकि आपकी वजह से आपके पड़ोसी को दिक्कत हो रही है, ऐसा लॉ तय कर रहा है कि आपने उनको हानि पहुंचाई है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया, जहां पर संविधान है, और गैर संविधान मतलब जहां पे संविधान काम ही नहीं करता। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। दिन भर आप न्यूज चैनल पे आता होगा, एक व्यक्ति है किम जोंग उन, ठीक है, बहुत बढ़िया, किम जोंग उन, ठीक, ये व्यक्ति है। यहाँ पर संविधान नामक कोई चीज नहीं है, जहां पर जो राजा ने कह दिया या जो किम जोंग उन ने कह दिया वही होगा। संविधान उधन से कोई लेना देना, कानून उन गए तेल लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा मतलब समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। अब आते हैं हम लोग शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर। अब शासन प्रणाली का व्यवहारिक मूल्यांकन क्या है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज काम कर रही है उसका बिहेवियरल इवैल्यूएशन क्या है, हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, बिहेवियरल इवैल्यूएशन, ठीक है, कि जो शासन कर रहा है उस पे उसका बिहेवियर किस प्रकार का है, क्योंकि बिहेवियर एक दिन में पता नहीं चलता, शासन जिस प्रकार से उस हिसाब से पता चलेगा बिहेवियर कैसे काम कर रहा है। तो अगर मैं यहां बात करूं तो ए पहला क्या कहता है बेटा, मोबोक्रेसी, क्या कहता है, मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र, ठीक है। यहां पर शासन कौन कर रहा है, भीड़ का तंत्र, भीड़ जाकर बता रही कि शासन कैसे करना है। यहां पर जनता का मत, जनता के मत के अनुसार काम कर रहे। जैसे आप एक मूवी देखिएगा, बहुत बढ़िया मूवी है ग्लैडिएटर, ठीक है, क्या देखेंगे, ग्लैडिएटर, और इसमें रोम के कोलिजियम के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। आप इसको जरूर देखिएगा अगर आपके पास समय हो, ऑस्कर विनिंग मूवी है ग्लैडिएटर, ठीक है। रोम के कोलिजियम में क्या होता था कि स्पेनियर्ड लड़ते थे, ठीक है, या कह लीजिए कि जहां पर वो दो लोग तलवार लेके लड़ रहे हैं और उसमें एक दूसरे व्यक्ति को मार देता है, तो वो व्यक्ति जो इसने मारा है, अपने बचाव किया है, वो मरेगा या जिएगा, ये जनता के अधिकार पर होता था। जनता अगर हाथ ऊपर कर देती थी, वैसे मैं गलत सिंबल बता रहा हूँ, जनता अगर ऐसे कर देती तो जीता था, बट टीवी में जो उस पिक्चर में दिखाएगा वो यही है कि अगर जनता ने हाथ ऊपर कर दिया, जनता ने कह दिया, जनता का दिल जीत लो, और जनता ने जो मत दे दिया वही माना जाता था। इसे भीड़ तंत्र कहते हैं। जनता ने कह दिया कि इसे मार डालो तो फिर मार डाला जाएगा, ये जनता का मत है, ये इस हिसाब से भीड़ तंत्र कहलाता है, ठीक है। व्यवहार कैसा है, पारंपरिक मान्यताओं और भावनाओं से संचालित होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि आप बस ये मूवी देख लीजिए, आप पूरा मोबोक्रेसी समझ सकते हैं बहुत आसानी से। नहीं, यूट्यूब पे चले जाइएगा, लास्ट का सीन होता है, भीड़ तंत्र की वजह से हीरो बच जाता है, और भीड़ तंत्र की वजह से ही एक जगह बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, क्योंकि भीड़ कहती है किल किल किल, तो उसे मार देते हैं। भीड़ कहती है लिव लिव, ठीक है, तो वो जी जाता है। तो ये भीड़ का तंत्र है, भीड़ ने कह दिया उसी हिसाब से काम होगा, ठीक है। इंडिया में भी देखा होगा, भीड़ कूट देती है कुछ लोगों को पकड़ के, तो भले चोर हो ना हो, हम पूछते भी नहीं, कूट देते हैं उसको जाके, तो भीड़ का तंत्र है। फिर आता है प्लूटोक्रेसी, इज अ धन तंत्र। क्या कहते हैं, धन तंत्र। इसको समझने के लिए थोड़ा सा बढ़िया है,
रोमन एम्पायर, ठीक है। देखिए ग्रीस और रोमन से बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बट ग्रीस थोड़ा अलग है, रोमन्स थोड़े अलग हैं। रोमन्स थोड़े से कुलीन वर्ग के लोग हैं, ठीक है। यहां पर जो चुनाव प्रक्रिया है, ठीक है, क्या है, चुनाव प्रक्रिया है वो महंगी होती है। जैसे अमेरिका के जो एक प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम रिचर्ड निक्सन है, ठीक है, बहुत मशहूर है, इन्होंने एक टर्म कहा था कि जो अमेरिका का चुनाव प्रणाली है, शासन प्रणाली है, वो प्लूटोक्रेसी में आती है, क्योंकि यहाँ की जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी महंगी है, धन का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, धन के बाहुबल पर सब कुछ कवर अप किया जाता है, ठीक है, या कह लीजिए सत्ता को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये रोमन एम्पायर में भी ऐसा होता था, धनाढ़ लोग होते थे, वो जाके अपना मत देते थे और जनता की सारी चीज़ों को बदल देते थे, ठीक है। तो ये प्लूटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब सेल्फ, निरंकुश तंत्र, ठीक है। अब निरंकुश तंत्र का मतलब क्या है? किसी की भी ना सुनना। आपने मूवी देखी होगी जिसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बाला, ठीक है, कोई उसे टकला बोल देता था तो गला कटवा देता था। ये निरंकुश तंत्र है, बिना किसी के सुने हुए। इंडिया में जब 1977 से पहले कह लीजिए, या 1977 के टाइम पर जब इंदिरा गांधी ने क्या लगाया भाई, आपातकाल लगाया, वो निरंकुश तंत्र में आता है। उस पीरियड को निरंकुश तंत्र कहते हैं, आपातकालीन स्थिति को लगाने में। क्यों? क्योंकि उस टाइम किसी की नहीं सुनी जा रही थी, कानून की भी नहीं, क्योंकि जो कह देंगे राजा या प्राइम मिनिस्टर वही होगा। ये ऑटोक्रेसी है, निरंकुश तंत्र, कोई किसी की नहीं सुनता, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिए। अब आते हैं हम लोग मेरिटोक्रेसी में, ठीक है। मेरिटोक्रेसी का मतलब है गुणतंत्र या योग्यता तंत्र, ठीक है। अब मेरिट का मतलब क्या है? किसी के अंदर कितने गुण हैं। अब शासन प्रणाली के अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कनाडा का, ठीक है, ये एग्जांपल ले सकते हैं न्यूजीलैंड का, ठीक है। दोनों देश, यहां पर गुण तंत्र चलता है। यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर वो व्यक्ति है जो फाइनेंस से कुछ किया हुआ है। यहां पर एग्रीकल्चर में वो व्यक्ति है जो एग्रीकल्चर में कुछ किया हुआ है। यहां पर प्राइम मिनिस्टर वो बन रहा है जिसके पास ज्ञान है, ठीक है। ये मेरिटोक्रेसी है, गुणतंत्र है। एक अपना देश है, हमारे यहाँ कोई भी बन सकता है, अगर जनता ने उसे स्वीकार कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मगर वहां पर ऐसा नहीं है। ये मेरिट के हिसाब से चलता है कि क्या गुण है, क्या योग्यता है, उसके आधार पर ही सत्ता का चुनाव या शासन की योग्यता चलाई जाएगी। फिर लास्ट में आता है जेरेंटोक्रेसी, वृद्ध तंत्र। जब शासन करने वाले जितने भी लोग होते हैं या शासन करने वाली जितनी भी सत्ता पार्टियां होती हैं, उन पार्टियों में जो भी लोग हैं वो उनकी ओल्ड एज है, क्या है, ओल्ड एज, या उनकी एज एक तय सीमा से ज्यादा है, बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, और वो लोग शासन को अपने हाथों में लेके चला रहे हैं, उसे हम लोग वृद्ध तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वृद्ध तंत्र। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। आई थिंक इस लेक्चर में हम लोग ने ये कंप्लीट कर लिया कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, तो इसमें हमने पढ़ा कि भाई पॉलिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे टर्म्स आगे जाकर आएंगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा स्टेट, ठीक है, राज्य क्या होता है, एक नेशन क्या है, टेरिटरी क्या है। इसके बाद हमने पढ़ा कि उदाहरण के हिसाब से राज्य कैसे होता है, राज्य के तत्व क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट क्या है, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी, सोवरेनिटी, ठीक है, अधिकार कैसे काम करता है। कई गवर्नेंस सिस्टम पढ़े हमने, प्रमुख शासन प्रणाली है। डिफरेंट गवर्नेंस सिस्टम में एक है शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द मेजॉरिटी, या शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर, उनकी ऑथेंटिसिटी के आधार पर, या शासन प्रणाली के संविधान सम्मत कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है या नहीं, लोग कानून को मानना चाहते हैं नहीं मानते हैं, या वहां पर जो शासन या गवर्नेंस चल रहा है, सरकार जो गवर्नेंस कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर एक आता है व्यवहारिक, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल इवैल्यूएशन या मेरिट के हिसाब से। तो यहाँ पर मोबोक्रेसी और जेरेंटोक्रेसी हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। हम लोग अपने इसी बेसिक कंसेप्ट के सेकेंड लेक्चर में आगे पढ़ेंगे कि और कौन कौन से सिस्टम हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।